डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हाल ही के अंदर संडे को जो केरला के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे क्या रीज़न है? या फिर मैं बात करूं कोविड-19 के अंदर जो मोर्टेलिटी रेट थी, यानी कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उसका डेटा अभी तक भी सही से इंडियन कंपनी के पास क्यों नहीं है, या फिर उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं हमारे देश के ऊपर। तो वेरी वार्म वेलकम टू रॉ क्लासेस। मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत एंड आई एम बैक विद अ पैक्ड एपिसोड लाइंड अप विद सम इंटरेस्टिंग न्यूज़ हेडलाइंस, आर्टिकल्स एंड करंट अफेयर्स। अब जो मेरे दोस्त इस एपिसोड में नए जुड़ते हैं या फिर इस सीरीज़ में नए जुड़ते हैं, उनको बता दूं कि ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है, बट इसके साथ साथ यानी हम करंट अफेयर्स तो पढ़ते ही हैं, बट उसके साथ कुछ आर्टिकल डिस्कस करते हैं। एंड उसके साथ हमारा जो फोकस है वो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी होता है, बिकॉज मेरा ये कहीं ना कहीं ये मानना है कि आप पर्सनैलिटी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी जीवन में। देखिए डियर फ्रेंड्स, अगर आप डजेंट मैटर आप किसी स्कूल के स्टूडेंट हैं या आप कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या इन जनरल आपकी लाइफ के अंदर जो है आपकी पर्सनैलिटी एक मेजर रोल प्ले करती है टू स्टैंड आउट। अगर आप डिफरेंटली स्टैंड आउट करना चाहते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एक बहुत मैटर करती है। तो इसीलिए मैं आपसे हर रोज़ एक नया कोड शेयर करता हूँ, जिसे अगर आप अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल सी चेंजेस। तो आज का जो कोट है डियर फ्रेंड्स वो है कि कंटिन्यूअस लर्निंग इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इन एनी फील्ड। अब होता क्या है कई बार डियर फ्रेंड्स कि हम लोग आप किसी एग्ज़ाम में एक्सेल कर जाते हैं, आप यू गॉट टू मोर मार्क्स, देन आपको लगता है कि आई नो एवरीथिंग। बट ऐसा नहीं है डियर फ्रेंड्स। अगर आप कहीं पहुंच गए हैं या अपने जीवन में कुछ हासिल कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लर्निंग जो है उसको बंद कर देंगे। अगर आप अपनी जो लर्निंग है उसको कंटिन्यूस रखेंगे तो आप जिस भी फील्ड में हैं अभी उस फील्ड में और ज़्यादा अप लेवल यानी कि और ज़्यादा एक्सेल करते जाएंगे, आप और ज़्यादा जो सक्सेस है उसको अटेन करते जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूस लर्निंग जो है उस पर फोकस करें। एंड यही जो चीज़ है एक मिनिमम रिक्वायरमेंट मांगती है आप किसी भी जो आपकी फील्ड है उसके अंदर सक्सेस के लिए। अगर आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, वेल एंड गुड, आप उस पर थोड़ा और फोकस कीजिए लर्निंग पे। अगर अभी तक आप किसी चीज़ को चेस कर रहे हैं या अगर आप किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सीरियस है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप उस चीज़ को लेकर तो है रोज़ कंटिन्यूस लर्निंग जो है आप कई बार आपने देखा हो, कई बार एक बेस्ट एग्जांपल आपके सामने रखूँ तो हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि कई लोग सिविल सर्विस की जब तैयारी करते हैं तो होता क्या है कि उन्हें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें जो है याद हो जाती है। बट ऐसा नहीं है कि सभी का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो रेगुलर कंटिन्यूस जो लर्निंग है उसके ऊपर फोकस करते हैं, अदर देन कि ये सोच के कि मैंने तो एक बार पढ़ लिया है अब क्या ज़रूरत है पढ़ने की। बट ऐसा नहीं है, कंटिन्यूस लर्निंग जो है आपने जो पढ़ लिया है वेल एंड गुड, उसके आगे और चीज़ें जो बाकी है वो भी पढ़ना ज़रूरी है। तो ऐसे में आप अपनी लर्निंग जो है उसको कभी पीछे मत रखिए, ऑलवेज ट्राई कीजिए कि आप कुछ चीज़ें जो है वो नई सीखते जाएं, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ। तो ज़रूरत है ऐसे में चीज़ों को थोड़ा और डीपली जानने की। तो यही मेरा आपसे निवेदन है कि आप हर रोज़ थोड़ा कंटिन्यूस लर्निंग रखिए, थोड़ा और ज़्यादा चीज़ों को डीप के अंदर जानने की कोशिश कीजिए। डजेंट मैटर आप कितना भी उस चीज़ को लेकर एक्सपर्ट क्यों ना हो। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का जो सवाल है कि नेम द डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस। अब डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कई ऐसी डिजीज़ होती हैं जैसे हेरिडिटरी डिजीज़ है, वो आपको यानी कि किसी को भी उनके हेरिडिटी यानी पेरेंट्स से मिलती है। एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज़ जो आपको टच करने से या ऐसी कुछ चीज़ है जिनसे आप एक दूसरे के साथ खाना शेयर करते हैं तो हो जाती है, या आप एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आते हैं तब हो जाती है। तो ऐसे अलग अलग डिजीज़ हैं जो कि अलग अलग जो उनके स्प्रेडर होते हैं उनसे होती हैं। तो आपको उन डिजीज़ का नाम बताना है जो वायरसेस से होती है, स्पेशली एक कुछ डिजीज़ जो फंगस से होती है, कुछ बैक्टीरिया से होती है। तो आप उनकी भी नाम बता सकते हैं। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको इन सभी डिजीज़ के बारे में या इन वायरस के बारे में नहीं पता है तो आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, देन आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देन अगेन, अगर आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में स्टिक करेंगे तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों को जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक याद रख पाएंगे। तो इसी के साथ ये था आज का सवाल। आई होप कि आपको सवाल समझ में आया होगा कि आप सभी डिजीज़ का नाम लिखना है जो वायरसेस से फैलती हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स आर्टिकल। आज है 31 अक्टूबर 2023 एंड आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है फ्रॉम द हिंदी न्यूज़पेपर वो है द कोविड-19 डेथ टोल इन इंडिया गेटिंग इट राइट। अभी डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि हाल ही के अंदर पिछले कुछ सालों से कोविड-19 चल रहा है एंड स्टिल हमें ये देखने को मिलते कुछ एक दो केसेस अभी भी पेंडिंग है, यानी कि एक दो जो लोग हैं हमारे भारत देश के अंदर वो इस चीज़ से अफेक्टेड है।
एक दो नहीं, एक मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ इस चीज़ को लेकर। एक टोटली जो कहते हैं ना कि ये वैनिश आउट होना, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि चीज़ों को जो डेटा है, यानी कि किसी भी चीज़ को लेकर मोर्टेलिटी रेट जो है, कितने लोग अपनी जान गंवाई है इस कोविड-19 में, उसका डेटा अगर सही ढंग से कंपनीज़ के पास या सरकार के पास अवेलेबल होगा तो एक राइट डायरेक्शन में सरकार जो है नीतियाँ या फिर एक लॉस जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाएगी। तो एक्सेस मोर्टेलिटी एज अ मेजर बताया गया कि और द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड डेथ्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड इज यूज्ड टू एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। अब कोविड-19 हो या कोई भी डिजीज़ हो दोस्तों, उसका जो एक इम्पैक्ट है वो एक सोसाइटी के ऊपर या एक देश के ऊपर कितना हुआ है, ये पता चलता है उस डिजीज़ से कितने लोगों की जान गई है। तो ऐसे में जो डिफरेंस होता है ना कि कितना लोगों ने ऑब्जर्व किया है और कितनी एक्चुअल डेथ्स हुई है, यानी कि एक तो होता है एक्सपेक्टेड डेथ्स, यानी कि एक एस्टिमेट लगा ली सरकार ने इतना, एक होता है एक्चुअल ऑब्जर्व डेटा। तो इन दोनों पर डिफरेंस होता है, उसी को हम कहते हैं एक्सेस मोर्टेलिटी। अब एक्सेस मोर्टेलिटी जैसा मैंने आपको बताया कि एक डिफरेंस होता है कि कितनी जो डेथ्स असल में हुई है उसके बीच में और कितना सरकार के पास डेटा है, इसके बीच में जो फ़र्क है उसको हम बोलते हैं एक्सेस मोर्टेलिटी। अब इन दोनों बीच में जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ही ज़्यादा दिक्कत आएगी सरकार को इस चीज़ का पता लगाने में कि कोविड-19 जो है उसका इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी के ऊपर या इन जनरल हमारे इंडिया के ऊपर क्या हुआ है। अब चैलेंजेस जो है दोस्तों वो इन डेथ रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब आपको बताया दोस्तों कि हमारे भारत देश के अंदर वैसे तो अभी कुछ सुविधाएं मिलने की वजह से ही लोग आजकल अपना जन्म प्रमाण पत्र है वो बनाना हो गया या फिर मैरिज सर्टिफिकेट जो होता है वो बनाते हैं। बट पहले जब लोगों को लगता था कि ये किसी काम के नहीं है या फिर इन सर्टिफिकेट्स का जो है कुछ खासा काम नहीं है, तो लोग इतना ज़्यादा ध्यान देते भी नहीं थे। बट अब जो है हर चीज़ के अंदर आपको आपको पता भी होगा कि आप कुछ भी डॉक्यूमेंट बनवाते हैं या आपको कोई भी अगर सरकार की कोई स्कीम का फ़ायदा उठाना, तो आपके पास एक मैंडेटरी जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, वेदर आपके जन्म प्रमाण पत्र हो या आपका मैरिज सर्टिफिकेट, तो ये सभी आपका होना ज़रूरी है। तो इसलिए आजकल जो है लोग काफ़ी अवेयर हो गए। बट अगेन जो डेथ के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, यानी कि किसी की मृत्यु हो गई है तो उसके बाद में उसका जो एक सर्टिफिकेट होता है वो आज भी इतना ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते बनवाने के ऊपर। तो ड्यू टू इनकम्प्लीट डेथ रजिस्ट्रेशन विच स्टैंड्स आउट एट अराउंड 70%, अब 70% से ज़्यादा लोग जो है वो अपने प्रियजन या उनके जो परिवार के जन होते हैं उनकी डेथ की रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं। दिस वेरीज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू हैव एक्यूरेट डेटा। अब ऐसे में जब लोग आपस में, यानी कि जब लोग एक जो डेटा है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे सरकार को, तो सरकार के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसे डेटा को निकाल पाना एंड जो चीज़ें हैं वो लोगों के लिए अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाना। तो ऐसे में ज़रूरत हो जाती है यहाँ पे लोगों को अवेयर करने की, यानी लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि अगर वो सर्टिफिकेट बनवाते हैं, यानी उनके परिवार में या उनके जानकारी में अगर कोई किसी की डेथ हो गई है तो उनका सर्टिफिकेट बनवाना क्यों ज़रूरी है। तो अगर ऐसे में प्रॉपर डेटा जब सरकार के पास नहीं होता है तो सरकार भी जो है वो इस चीज़ों पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत अपने आप को महसूस करती है। देन अगेन सिर्फ सरकार की नहीं, ये एक इंडिविजुअल लेवल पे मैं बात कहूँगा कि हर एक इंडिविजुअल की जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार को पूरा डेटा जो है वो अपनी सच्ची ईमानदारी से सरकार के सामने रखे, ताकि सरकार जो है एक राइट डिसीजन ले सके। पेंडेमिक सेवरिटी की बात के अंदर बात करूँ दोस्तों, तो इंडिया एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट पेंडेमिक सेवरिटी ड्यूरिंग सेकेंड वेव इन अप्रैल एंड जून 2021 which strained the healthcare system and increased mortality। अभी आपको पता होगा फ्रेंड्स की कैसे जो डिफरेंट वेव्स हमने देखी है पैंडमिक दौरान कि फर्स्ट वेव दैन सेकंड वेव। तो ऐसे में पैंडमिक की सेवरिटी थी वो सबसे ज़्यादा थी सेकंड वेव के अंदर, 2021 के अंदर जो मई जून का जो महीना था उसके अंदर जो पैंडमिक के कारण जो डेथ्स हुई है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड थर्ड वेव। तो लैक ऑफ वीकली एंड मंथली डेटा, अब क्योंकि इतना डेटा जो मैंने आपको बताया ना कि कैसे लोग बाग जो है डेटा रजिस्टर ही नहीं करते हैं, तो इंडियाज़ डेथ रजिस्ट्रेशन डेटा डजंट प्रोवाइड वीकली और मंथली मोर्टेलिटी फिगर्स विच आर क्रूशियल फॉर कैलकुलेटिंग एक्सेस मोर्टेलिटी। अभी जो मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में कैसे एक्सेस मोर्टेलिटी है उसका जानना हमें ज़रूरी है, यानी कि सरकार को जो है उसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है कि आप जो है या फिर स्टेट की जो सरकारें हैं वो एक मंथली या वीकली डेटा जो है वो सरकार के सामने रखें। अब ये जो मंथली या वीकली डेटा होता है ये विद इन द पीरियड ऑफ कोविड-19 या फिर कोई भी अगर कोई पैंडमिक फैल रखा है तो उस पीरियड के दौरान अगर आप कोई वीकली या मंथली डेटा जब प्रोवाइड कराती है सरकारें, तो उससे क्या होता है कि एक अपर लेवल पे या फिर एक राइट डायरेक्शन के अंदर इन्वेस्टिगेशन की जाती है या फिर एक राइट डायरेक्शन के अंदर जो है सरकारें अच्छे से डिसीजन ले पाती है।
अब मैं आपको कह तो रहा हूँ दोस्तों कि सरकारें जो डिसीज़न लेती हैं, अब क्या डिसीज़न हो सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, मैं बात करूँ डिसीज़न की, तो सबसे पहला जो डिसीज़न सरकार ले सकती है, अगर सरकार के पास सही डेटा होगा, तो वो ये हो सकता है कि इसके बाद जो दवाइयों का खर्च है, या फिर दवाइयाँ बनाना हो गया, या डिफरेंट जो चीज़ें हैं, यानी कि थोड़ा और मैं बात करूँ, कहते हैं ना कि एक वर्ड है जो आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, तो एक आइसोलेट, या आई गॉट द वर्ड आइसोलेट, जो होता है ना कि आइसोलेशन सेंटर्स वगैरह खोलना हो गए, या फिर ऐसी अलग अलग चीज़ें जो हैं जो मरीजों के हित में काम कर सकती हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है वो सरकार इम्प्लीमेंट कर सकती है अगर सरकार के पास सही डेटा होगा तो। अब डेटा कंपाइलेशन एफर्ट्स की बात करो दोस्तों, तो सरकार ही नहीं बल्कि कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी जो हैं वो इसके अंदर अपना योगदान दे रहे हैं, ताकि जो एक सही डेटा है वो सरकार के सामने रखा जा सके। अब इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स कंबाइंड मोर्टेलिटी रिकॉर्ड्स फ्रॉम गवर्नमेंट सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम in 40 states and 9 cities. These data were used to estimate excess mortality in India. अब जैसा मैंने आपको बताया कि सरकार तो अपनी तरफ से काम कर रही है, बट स्टिल कुछ जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इसके अंदर दे रहे हैं, ताकि सरकार के पास एक सही डेटा, रियल टाइम डेटा जो है वो पहुंचाया जा सके। अब रियल टाइम डेटा तो अब इतना अवेलेबल नहीं है, बट जितना भी अभी सरकार के पास अवेलेबल है, या जितना भी होम टू होम जाके, या लोगों से हॉस्पिटल से डेटा लेके, या फिर जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए आज तक डेथ के रिलेटेड, उन सभी डेटा को कंपाइल किया जा रहा है, और एक नया डेटा या फिर एक नई रिपोर्ट जो है वो सरकार को देने की कोशिश की जा रही है, ताकि सरकार एक अच्छे डायरेक्शन में इसके ऊपर काम कर सके। वेरिएबिलिटी इन एस्टिमेट्स, अब एस्टिमेट्स जो हैं उसके कारण कई जो है ऊपर नीचे हमको देखने को मिलता है कि कई जगह पे कोविड के कारण कम डेथ्स हुई है, या फिर कई जगह बहुत ज़्यादा हुई। तो वेरियस स्टडीज़ हैव एस्टिमेटेड कोविड-19 रिलेटेड एक्सेस डेथ्स इन इंडिया, एंड दिस एस्टिमेट वेरी वाइडली। The difference in these estimates have spread debate and controversy. अब कई स्टडीज ऐसी सामने आई है जहाँ पे देखने को मिला है कि कुछ जो इलाके हैं, यानी कि कोई मान लीजिए कोई एक ई कंपनी है, उसने एक स्टेट के अंदर, मान लीजिए कि एक कंपनी ने किसी एक्स स्टेट के अंदर कोई स्टडी की है, जहाँ पे इन्होंने पता लगाया कि कितने लोग जो है कोविड के कारण अपनी जान गंवाई है। तो ऐसे में जो एक ही कंपनी के या फिर दो अलग अलग कंपनियों की एक ही स्टेट के अंदर जो स्टडीज़ पाई गई है, वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ऐसी चीज़ें जो है एक ज़रूर कंट्रोवर्सी या डिबेट का जो पार्ट है वो ज़रूर बन जाती है, बिकॉज स्टेट तो एक ही है, बट देन अगेन जो डिफरेंट पार्टीज़ हैं या फिर दो अलग अलग कंपनीज़ हैं जिन्होंने डेटा कलेक्ट किया है, उनके डेटा के अंदर बहुत ज़्यादा एक जो कहते हैं ना कि एक वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण हाईएस्ट एस्टिमेट, अब कई जगह पे हाईएस्ट एस्टिमेट लगाया गया कि 4.7 मिलियन से ज़्यादा डेथ्स हुई है, लेकिन कहीं पे ये पता लगा कि लेस देन 1 मिलियन भी है। तो ऐसे में अगर एक ही स्टेट के अंदर या एक ही कंट्री के अंदर इतना वेरिएशन आना किसी भी डेटा के अंदर, तो ये एक सवाल ज़रूर पैदा करता है। अब चैलेंजेस इन प्रीवियस स्टडीज़, अब बात करूँ दोस्तों, मैनी ऑफ दी स्टडीज़ फेस चैलेंजेस सच एज इनसफिशिएंट सैम्पल साइज एंड इन्फॉर्मेशन बायस विच कुड अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ देयर एक्सेस मोर्टेलिटी एस्टिमेट्स। अभी ये जो चीज़ें हैं ना दोस्तों कि सैम्पल साइज़ है या इन्फॉर्मेशन बायस है, ये एक स्टैटिक्स की चीज़ है, तो आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस मैं आपको लेमेंस लैंग्वेज समझाता हूँ। सैम्पल साइज़ का मतलब है कि कितने लोगों से डेटा कलेक्ट किया है। मान लीजिए किसी शहर के अंदर 100 लोग रहते हैं, तो उस शहर का जो सैम्पल साइज़ है वो हो गया 100। एंड इन्फॉर्मेशन बायस होता है, अब कुछ लोग जो हैं, आपको पता होगा कि इन जनरल, मैं अपनी पर्सनली बात बताऊँ आप लोगों को, तो मैंने ये कई जगह देखा है, यानी कि स्टेट्स के अंदर, कि जहाँ पे क्या होता है कि लोग इस चीज़ को बताने से घबराते हैं। मान लीजिए किसी के परिवार के अंदर किसी की जान कोविड-19 से गई है, यानी कि उनका कोई परिजन है जो उसकी मृत्यु कोविड-19 कोरोना की वजह से हुई है, बट देन वो जो लोग हैं, यानी उस परिवार के जो लोग हैं, वो ये बात बताने में ही कई बार पता नहीं क्यों हिचक जाते हैं। ऐसा एक एक परसेप्शन बना हुआ है कि क्या हो अगर बता देंगे तो किससे क्या ही इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है जिसके कारण हमें सैम्पल साइज़ है या फिर जो प्रीवियस स्टडीज़ है उनका जो डिफेक्शन देखने को मिलता है, विच कुड अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ देयर एक्सेस मोर्टेलिटी एस्टिमेट। अब ऐसे में जब चीज़ें जो है, कई जगह सैम्पल साइज़ सही नहीं है, जहाँ कहाँ पे जब मान लीजिए किसी स्टेट के अंदर 100 जने रहते हैं, तो किसी एक स्टडी के अंदर 100 जने हैं, तो दूसरी स्टडी के अंदर उन लोगों को सिर्फ 80 ही गिरा गया है। तो ऐसी कुछ चीज़ों के कारण जो एक्यूरेट डेटा है वो नहीं मिल पा रहा है। ऑफिशियल CRS रिपोर्ट की बात करूँ दोस्तों, तो बिट इट में ऑल्सो लीड टू डिबेट्स इफ डेटा वेरिएशन एंड डेफिशिएंसीज आर नॉट कंसिडर्ड वेयर इंटरप्रेटिंग द डेटा। अब ऐसे में कुछ चीज़ें जो है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कैसे डेफिशिएंसीज हैं या फिर जो चीज़ें हैं उनके कारण सही डाटा नहीं मिल पा रहा है। रिपोर्ट जो है
उन रिपोर्ट्स के अंदर अलग अलग डिफ्रेंशिएशन आ रहा है, इसके कारण जो डेटा है वो सही से एक ऑथेंटिकेशन जो आता है डेटा पे वो नहीं आ पा रहा है। प्रपोज टास्क फोर्स की बात की जाए तो एक नई बात की है कि टास्क फोर्स बनाने की ज़रूरत है जो एक सही तरीके से डेटा जो है उसको कलेक्ट किया जा सके। Establishing a task force or national expert to address the issue related to estimating excess mortality, the task force should have access to macro data from various sources for analysis। अब एक नई टास्क फोर्स बनाने की बात बताई गई है जिसके पास माइक्रो लेवल पे जो डेटा अवेलेबल किया जाए ताकि उनकी जो रिपोर्ट है वो एक फेयर एंड क्लीन हो, ताकि जो एनालिसिस है वो ढंग से किया जा सके मोर्टेलिटी रेट का। इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा, अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि कैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, यानी माइक्रो लेवल पे चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत है। एक्यूरेट डिस्ट्रिक्ट लेवल मोर्टेलिटी डेटा इज़ वाइटल फॉर इन्फॉर्म्ड हेल्थ एक्शन, स्पेशली इन एड्रेसिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इन्फेक्शन डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड इंजरीज। अब अगर एक चीज़ को लेकर यानी अगर बात करूँ मोर्टेलिटी रेट का डेटा अगर सरकार इकट्ठा करती है तो उसके साथ साथ ये जो अलग अलग बीमारियाँ हैं इनका भी डेटा साथ में कलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में सरकार जो है वो मैटरनल हेल्थ या चाइल्ड हेल्थ को लेकर थोड़ा और अवेयर हो पाएगी। इन्फेक्शस डिसीज़ है या और अलग जो डिजीज़ है जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इंजरीज है, इन सभी का डेटा सरकार के पास होगा। एंड देन जो स्पेशली मैटरनल हेल्थ है या बच्चों की जो हेल्थ है उसको लेकर सरकार एक स्टेप फॉरवर्ड ले सकती है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको पता लगा होगा कि कैसे कोविड-19 का जो समय था उसकी जो अंदर डेथ्स हुई है या फिर जो लोगों ने कोविड के कारण अपनी मृत्यु हुई है जिन लोगों की, उनका डेटा सफिशेंटली प्रोवाइड न होने के कारण सरकार जो है एक स्टेप जो है वो फॉरवर्ड नहीं ले पा रही या अभी एक पॉजिटिव स्टेप जो नहीं ले पा रही जिसके कारण लोगों को ही फ़ायदा हो सकता था। नाउ डियर फ्रेंड्स लेट्स मूव टुवर्ड सेकंड आर्टिकल्स। आज का जो हमारा सेकंड आर्टिकल है टेरर इन बैग्स। अब आपको पता होगा कि हाल ही के अंदर जो संडे गया है, अभी संडे को हुआ क्या है कि कुछ एक पर्सन था जिसने केरला के अंदर एक चर्च के पास में बॉम्ब ब्लास्ट किया है। अब ऐसे में कुछ लोगों की जान गई है, तो उस बॉम्ब ब्लास्ट के कारण कुछ जो पॉलिटिकल या फिर सोशली जो कहते हैं ना कि टसल वो पैदा हो गई केरला के अंदर। एक्सप्लोजन इन केरला, अ सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन अकर्ड एट अ कन्वेंशन ऑफ जेहोवास विटनेस, अ माइनॉरिटी मिलेनियम चर्च ग्रुप। अब जो एक माइनॉरिटी मिलेनियम चर्च ग्रुप था उसके ऊपर एक जो पर्सन है उसने टेररिस्ट अटैक या फिर बॉम्ब अटैक किया है, किलिंग 3 people एंड इंजर्ड 50 others इन केरला। अब जो पर्सन था उसकी पहचान हुई है एज अ मार्टिन डोमिनिक। अब जो बंदा है उसका नाम है मार्टिन डोमिनिक। उसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने ही, यानी कि जो मार्टिन डोमिनिक है उसने कहा है कि वो इस हादसे का जिम्मेदार है। A man named Martin Dominic claimed responsibility to the terror attack, citing his estranged connection to the sect and accusing them for propagating anti-national sentiments। अब जो मार्टिन डोमिनिक है उसका ये कहना है कि वो भी पहले इस सेक्ट का यानी कि जो ग्रुप था उसका ही हिस्सा था, बट देन उसने अपने आप को इन सब से अलग कर लिया बिकॉज ये जो लोग हैं ये एक एंटी नेशनल ग्रुप है। अब उस आदमी का यानी मार्टिन डोमिनिक का ये कहना है कि जो ग्रुप था जिसको इसने मारने की कोशिश की थी जिसमें 3 लोगों को मर भी गए हैं, तो वो ग्रुप जो है एक एंटी नेशनलिस्ट का ग्रुप था, इसीलिए उसने उस ग्रुप को छोड़ दिया एंड उसी का बदला लेने के लिए, यानी क्योंकि वो एंटी नेशनलिस्ट है उनका बदला लेने के लिए ही उसने ये अटैक किया है। अब उसने सरेंडर कर दिया सरकार को, यानी कि जो मार्टिन है उसने जो कि सरकार है या पुलिस है उसको अपनी तरफ सरेंडर कर दिया है विद ट्रेल ऑफ एविडेंस मेकिंग इट स्ट्रेट फॉरवर्ड केस फॉर इन्वेस्टिगेटर्स। अब इस इन्वेस्टिगेशन जो टीम है उनको जो कल्प्रिट है वो तो मिल गया है, बट अगेन जो रिमेनिंग डेटा है या फिर जो रिमेनिंग और भी सबूत इकट्ठे करने हैं उनके ऊपर और ज़्यादा काम किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन लॉज गिवन यूज ऑफ इम्प्रोवाइज्ड explosive devices IEDs planted in shopping bags to trigger the explosion. A special investigation team was constituted to explore all possible angles. अब जो मार्टिन था उसका कहना था कि उसने एक जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस होते हैं वो किसी शॉपिंग बैग के अंदर ट्रिगर किए थे। तो ऐसे में जब इसका ये बयान आया है तो उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से वो और ज़्यादा सतर्क हो गई है एंड इसके कारण और ज़्यादा जो एरिया है यानी जिस इलाके में ये एक्सप्लोजन हुआ है उसको थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से, यानी कि हर एक एंगल से, हर पॉसिबल एंगल से जो है उसकी जांच की जा रही है ताकि और भी ज़्यादा अगर कोई ऐसे एक्सप्लोसिव डिवाइसेस है या ऐसा कुछ और भी बैग्स के अंदर छुपाया गया किसी और के द्वारा तो उसका पता लगाया जा सके। अभी इस चीज़ को एक सॉलिडेरिटी के मिशन से भी देखा जा रहा है दोस्तों की, इंक्लूडिंग वेदर इट वॉज अ रिनीगेड सॉलिडेरिटी मिशन।
अब हो सकता है कि ये या तो जो वो इंसान कह रहा है वो सच बात है, या फिर एक हो सकता है कि किसी और जो एक ग्रुप है उसके द्वारा कराया गया हो काम भी हो सकता है। अब नेशनल एजेंसीज जो हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, NIA हो या मैं बात करूँ NSG की, तो इस केस के अंदर दोनों ही एजेंसी जो है वो पूरे जद्दोजहद से लगी हुई है और हर एक एंगल से इस बॉम्ब ब्लास्ट को चेक कर रही है कि क्या इस चीज़ या ये जो चीज़ बताई गई है, यानी कि मार्टिन जो इसने अपना ये गुनाह कबूल किया है, या वो सच है, या इसके अलावा और भी इसके पीछे कुछ एंगल हो सकता है। कम्युनल फ्रेंजी की बात करो तो इन आवर्स आफ्टर द ब्लास्ट द मार्टिन सरेंडर सोशल मीडिया वॉज फ्लडेड विद कम्युनल चार्ज पोस्ट इंस्टीट्यूशन एंड विलेज असर्शन लीडिंग टू कम्युनल टेंशंस। अब ऐसे में जब मार्टिन ने अपना सरेंडर किया है तो उसके पीछे कुछ सोशल मीडिया के जो लोग हैं, या फिर मैं बात करूं कि जो कुछ कम्युनल जो लीडर्स हैं, उन्होंने इसके पीछे ये चीज़ को बताया गया कि ये जो चीज़ है ना, यानी कि बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ है ये कम्युनिटी हेट्रेड के कारण हुआ है। सोशल मीडिया वाज फ्लडेड विद कम्युनिटी चार्ज पोस्ट। अब वो जो कम्युनिटी थी, यानी कि वो जब कह रहा है ना कि वो जो कम्युनिटी जिसको उसने बम से मारने की कोशिश की है वो एक एंटी नेशनलिस्ट थी, तो उसकी कम्युनिटी के अगेंस्ट, या फिर मार्टिन जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता है उस कम्युनिटी के अगेंस्ट जो है कुछ चीज़ें जो है नेगेटिवली सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रही हैं। इंस्टीट्यूशन एंड वाइल्ड असर्शन लीडिंग टू कम्युनल टेंशन। अब इसके कारण क्या हो रहा है कि जो कम्युनिटी है या फिर जो कम्युनिटी जिसको टारगेट किया जा रहा है उसके कारण कम्युनल हेट्रेड जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है केरला के अंदर। अब एलिगेशन से लगाए गए हैं केरला सरकार के ऊपर भी कि सम पॉलिटिकल फिगर्स इंक्लूडिंग यूनियन मिनिस्टर क्रिटिसाइज केरला फॉर हार्बरिंग टेरर पर्टिकुलरली एज एक्सप्लोजन हैपेंड टू द एक्सप्रेशन ऑफ सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन। अब ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है दोस्तों, इसको पैलेस्टीन का जो एक एंगल है उससे भी देखा जा रहा है, बिकॉज पैलेस्टीन के जो लोग हैं ना, यानी कि हमस का जो एक टेररिस्ट ग्रुप है, जैसे कि आपको बता के हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, यानी जो हमस इसराइल का इशू है उस चीज़ को लेकर इससे लिंक किया जा रहा है एंड बताया जा रहा है कि जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, यानी कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ये पैलेस्टीन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, या फिर जो सॉलिडारिटी दिखाई जा रही है ना कि एक भाई बंधुवाद जो होता है पैलेस्टीन के कारण, ये जो पैलेस्टीन के लोग सपोर्ट करते हैं उन्होंने ही ये बॉम्ब एक्सप्लोजन कराया हुआ है। अब एक्सचेंज हुआ है चीफ मिनिस्टर का, केरला के चीफ मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बात करी है सेंट्रल गवर्नमेंट से और सेंट्रल मिनिस्ट्री से उनसे, with the chief minister emphasizing the need for a fair probe and expressing concern about isolating an Indian state based on this incident। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि सोशल मीडिया पे कैसे ट्रोल हो रहे हैं अलग अलग जो ये कम्युनिटीज़ हैं या फिर केरला की सरकार है, इनको पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये लोग क्यों पैलेस्टीन का सपोर्ट कर रहे थे ना, यानी कि अगेंस्ट पैलेस्टीन थे, तो पैलेस्टीन के जो कुछ ऐसे ग्रुप थे उन्होंने ही ये अटैक करवाया। अब कुछ लोगों का सोशल मीडिया पे ये कहना है, तो ऐसे में कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि क्योंकि केरला इन सब चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है तो अब ज़रूरत है केरला को आइसोलेट करने की। बट इस चीज़ को लेकर जो चीफ मिनिस्टर हैं केरला के, उन्होंने सरकार से बात करी कि ये एक इंडिविजुअल लेवल पे अटैक हुआ है एंड इसके अंदर केरला का एज अ होल स्टेट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि केरला कोई स्पेशली सपोर्ट करता है फ़लस्तीन को या इसराइल को। तो ऐसे में अब जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है कि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल पे, यानी कि जो मार्टिन है उसके खुद के लेवल पे इस चीज़ को अंजाम दिया गया है, इसके पीछे पूरी सरकार का या PCB जो केरला की सरकार है उनमें से किसी का भी इसके पीछे हाथ नहीं है। अब लीगल एक्शंस की बात करो तो दोस्तों, हाल ही जो मार्टिन है उसके ऊपर लीगल एक्शंस लिए गए हैं केरला सरकार के द्वारा, यानी केरला पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। चार्ज क्या है अंडर वेरियस सेक्शन इंक्लूडिंग द एंटी टेरर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एंड इंडिकेटिंग दैट लीगल प्रोसेस इज अंडर वे। अब लीगल चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली उसके ऊपर लगाई गई है। सोशल मराइज की बात करो तो मार्टिन एक्शन बेस्ड ऑन हिज क्लेम्स ऑफ इवन द विक्टिम्स एज एंटी नेशनलिस्ट एंड पॉइंट टू अ डीपर सोशल प्रॉब्लम अदर देन एक्शंस ऑफ मेंटली अनस्टेबल इंडिविजुअल। अब मार्टिन ने जो ये बात कही है ना कि जो जिसने अटैक किया है, यानी कि उसने अटैक क्यों किया है, बिकॉज उसको लगता था कि ये जो ग्रुप है ना वो एक एंटी नेशनल ग्रुप है। तो क्या उसकी बात सच में सही है? अगर ऐसा है तो अगर हमारे देश में कुछ ऐसे लोग जो एंटी नेशनलिस्ट हैं उनका रहना ये भी सही बात नहीं है, या फिर उसका सिर्फ ये एक मेंटली अनस्टेबल जो है इंडिविजुअल उसके रूप में भी सामने आ सकता है कि हो सकता है कि वो जो इंसान है मार्टिन उसका एक मानसिक संतुलन जो है वो सही नहीं है। तो उसको अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है। एंड अगर बात करूँ इंटरनेशनलिस्ट की, अगर कोई इंटरनेशनल हमारे इंटरनेशनलिस्ट अगर बात में घूम भी रहा है तो एक चिंताजनक बात है। ये तो एक ग्रुप था और कितने ही लोग ऐसे हो सकते हैं। तो ज़रूरत है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं इसकी वजह जो भी इसके पीछे जो भी रीज़न है उसको जल्द से जल्द पता करें एंड
जो भी कल्प्रिट्स है उनको एज सून एज पॉसिबल सजा देने की कोशिश करें। दिस हाईलाइट्स द नीड टू एड्रेस अंडरलाइंग इशू ऑन सोसाइटी। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर एंटी नेशनलिस्ट का अगर इशू है तो ज़रूरत है इस इशू को एड्रेस करने की, जल्द से जल्द हाईलाइट करने की एंड एक्शन लेने की। तो याद फ्रेंड, दिस इज़ आवर सेकंड आर्टिकल। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई कि जो केरला के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे क्या रीज़न था, और जो आदमी पकड़ा गया है उसने क्या अपने बयान दिया है, एंड और क्या एंगल हो सकते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन के। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स हेडलाइंस। आज की जो कुछ हेडलाइंस है वो चेक कर लेते हैं। रिसर्चर्स आइडेंटिफाई अ न्यू मशरूम स्पीसीज कैंडोलीमाइसिस एवोल्स्क्यूमस फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स JNTBGRI। अब जवाहरलाल नेहरू ये जो बोटेनिकल गार्डन है इसके अंदर एक रिसर्चर्स ने पाई है एक नई जो मशरूम की वैरायटी है, जिससे आप स्क्रीन पे नाम पढ़ सकते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट नेम। एंड IAF ने जो डिप्लॉय किए हैं S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन्स अलोंग बॉर्डर विद चाइना एंड पाकिस्तान। अब इंडियन एयरफोर्स ने जो रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम लिया है, यानी कि ये एक एंटी मिसाइल प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि जो आती हुई मिसाइल से उनको रोक लेता है 400 किलोमीटर दूर पे ही। तो ऐसी कुछ मिसाइल सिस्टम या जो डिप्लॉय किया है IAF ने चाइना और पाकिस्तान दोनों ही बॉर्डर पे। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है राजाजी टाइगर रिजर्व नेशनल कंजर्वेशन फाउंडेशन। फाइनली जो राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन था उसको UK गवर्नमेंट ने यानी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। और PM मोदी ने हाल ही के अंदर एक नया जो 77 किलोमीटर का बंधु न्यू सनंद सेक्शन ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है उसको डेडिकेट किया दिया है पूरे देश को। यानी कि एक नया एक कहते हैं ना कि फ्राइट कॉरिडोर, यानी कि एक तरीके से रोड सिस्टम बनाया गया 77 किलोमीटर का, जहाँ पे जो रोड ट्रांसपोर्ट है या फिर जो हम कहते हैं ना कि एक जगह से दूसरे किसी भी सामान को ले जाना वायर ट्रक्स, वो ईजी हो जाएगा इस प्रोसेस के बाद में। तो ये थी आज की कुछ हेडलाइंस। दैट्स अबाउट टुडेज एपिसोड ऑफ रॉक क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सजेशन है, कोई सवाल है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप में से कई लोग कमेंट करते हैं तो दैट्स अ रियली गुड थिंग। अपना कंसर्न जो है, आपको जो भी सवाल है तो ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ में, एंड एज सून एज पॉसिबल मैं आप तक जवाब ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। एंड अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गिव इट थम्स अप, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन दबा लीजिए। आपको हर रोज़ जो है सुबह 9 साढ़े 9 बजे अपडेट्स नई वीडियो मिल जाएगी। आप अगर रेस्ट गो थ्रू कर सकते हैं, एंड आप बाइट साइज नॉलेज के लिए आप शॉर्ट्स जो है वो चेक कर सकते हैं इसी चैनल पे। तो दैट्स इट। दिस इज़ रुपेंद्र शेखावत साइनिंग ऑफ। जय हिंद, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।